दोस्तों इलेक्ट्रिक आटा चक्की के अंदर जो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है, क्या उस कंट्रोलर को रिपेयर किया जा सकता है? और M1 M2 के यहाँ पर प्रीसेट क्यों लगे हुए रहते हैं, इनका क्या काम है? अगर ये कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो इसमें ख़राबी किस जगह से आती है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ जी हाँ, इसको रिपेयर भी किया जा सकता है और M1 M2 जो यहाँ पर प्रीसेट होते हैं उनका इस्तेमाल क्या है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल से समझा दूंगा। बाकी अगर इसकी वायरिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी पहला आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कंट्रोलर कोई भी आप ले लीजिए, सभी के अंदर जो मैकेनिज्म होता है बिल्कुल सेम होता है। कंट्रोलर का काम क्या है, यानी कि कंट्रोलर मतलब है कंट्रोल करना, आपकी मशीन को जो कंट्रोल कर रहा है। इसके बिना भी हम चक्की को चला सकते हैं। अगर आपके पास कभी कंट्रोलर नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, कंट्रोलर ख़राब हो चुका है, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बिना आप चक्की को चला सकते हैं। ये तो सिर्फ चक्की को सिग्नल देने के लिए बनाया जाता है कि यार कब अनाज खत्म होना है, यानी कि अनाज खत्म होते ही कब चक्की को बंद करना है, अनाज डलते ही चक्की को कब ऑन करना है और कितनी टाइमिंग इसमें रखनी है, ये सब इसके अंदर है ना प्रोग्राम फीड रहता है। ये तो बस सिर्फ चक्की को ऑन ऑफ करवाने के लिए ही यहाँ पर लगाया जाता है। बाकी को चक्की को है ना वैसे भी बाईपास करके हम चला सकते हैं। उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो बता देना, मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं क्या ये रिपेयर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रिपेयर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से मार्केट में हमें मिल जाते हैं। सबसे पहली बात और हार्ड चीज़ की करूँ तो आईसी है। आईसी इसके अंदर LM339 लगी हुई है, जो कि बहुत ही ईजी अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। और 2 रिले यहाँ पर इस्तेमाल करी गई 12 वोल्ट की। यहाँ पर रिले जो है एक मोटर के लिए है, दूसरी मोटर के लिए। असल में ये जो रिले है इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है। ये रिले जो है आपके मोटर को ऑन ऑफ करवाती हैं, यानी कि एक छोटे से सिस्टम को है ना, छोटे से सिस्टम को प्रोग्राम किया गया है ताकि आपके जो रिले हैं उसको सिग्नल दे सके, और रिले आपकी मोटरों को ऑन ऑफ करवाती है। रिले है ना एक ऑटोमेटिक स्विच होता है, उस स्विच को जो है ना ये पूरा सर्किट कंट्रोल कर रहा है। रिले के बारे में ज़्यादा समझने के लिए आप हमारी एक वीडियो को देख सकते हैं कि रिले कैसे काम करती है। रिले के अंदर के फंक्शन को पूरा डिटेल से समझ जाएंगे। उसकी आप वीडियो को ना कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बहुत ही एक रिले ऐसा एक स्विच होता है जो ईजिली जो है कम वोल्टेज से ऑपरेट होकर ज़्यादा वोल्टेज के सर्किट को जो है ना ऑन ऑफ करवाता है। इसीलिए यहाँ पर सर्किट में रिले लगाए गए और इन्हीं रिले के द्वारा आपके जो है ना ये मोटर ऑन ऑफ होती है। बाकी ये जो सिस्टम है रिले को सिग्नल देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले आईसी आसानी से मिल जाती है, रिले आसानी से मिल जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर में भी 18 वोल्ट के आसपास का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि इस सिस्टम को चलाता है। इस सिस्टम को चलाने के लिए 18 वोल्ट का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी अब आपको वोल्टेज भी चेक करवा दूंगा ये कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर 7812 नहीं बल्कि 7812 यहाँ पर एक 7812 ही है, हाँ बिल्कुल 7812 यहाँ पर एक आईसी लगाई गई है, रेगुलेटर आईसी जो 12 वोल्ट ऑपरेट करती है, 12 वोल्ट देती है। और यहाँ पर सिंपल सा एक सर्किट है बस। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया है, ये 12 वोल्ट का ये क्यों लगाया गया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इसके हम फंक्शन को समझ। वीडियो अगर आपको ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो तो छोड़ सकते हैं। मैं अगर बता रहा हूँ तो भाई डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो काम है डिटेल से बताने का है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता के आपको अच्छी तरीके से समझाना मेरा हमेशा काम रहता है। आधी अधूरी जानकारी देना हमारे है ना उसमें नहीं है। अब आप समझिए इस चीज़ को, लास्ट में आप खुद समझ जाएंगे कि क्या इसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से ना 220 वोल्ट इसको देते हैं इस सिस्टम को, यानी कि फेज न्यूट्रल इसमें देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए फेज और न्यूट्रल। इन पॉइंट्स में हम फेज न्यूट्रल देते हैं। जैसे ही फेज न्यूट्रल यहाँ गया उसके बाद ये रेक्टिफाई हुआ, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर आया। ये फेज न्यूट्रल जो है ये ट्रांसफार्मर में आया और इसके बाद ये स्टेप डाउन हुआ। ये मे बी 18 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर हुआ तो 18 वोल्ट ये इस सर्किट को देगा। उसके बाद ये एसी निकला ट्रांसफार्मर से और रेक्टिफायर में गया और यहाँ से डीसी बना। ये देखिए पीली वायर दिख रही है आपको, यहाँ पर गया रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर में जाके डीसी बना। उसके बाद ये जो 7812 है ये 12 वोल्ट बनाएगी। उसके बाद ये इसको भी चलाएगी और इस सिस्टम को पूरा चलाएगी। और जो 12 वोल्ट बनी वो आपकी ये आईसी से होते हुए इसको सिग्नल जाएगा। तो ये जो आईसी है इसमें जो है ना ये आपके सेंसर्स भी लगे हुए हैं, आपके रिले भी लगे हुए हैं। और ये जो है ना ये देखिए आप इसके सिस्टम को आप समझिए, ये सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं,
ये सेंसर इसमें कनेक्ट हैं, बिल्कुल इसके साथ में कनेक्ट हैं, ये मोटर के साथ में। अब जैसे ही इसमें दाना डला, देखिए आप इस मैकेनिज्म को समझिए, जैसे ही दाना डला ये सेंसर ने इसको सिग्नल दे दिया, इसको इन सेंसर ने दाने को सेंस करा, ये देखिए सिग्नल दिया तो वहाँ पर ऐसी बोलेगी हाँ इसमें दाना पड़ गया, इसको सीधे ये सिग्नल जो है रिले पे जाएगा और रिले ऑन होगी। जैसे रिले ऑन होगी उसके बाद ये ना ये मोटर का जो है ना इधर से वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा, वो मोटर को भी ऑन कर देगा, आपके इस मोटर को भी ऑन कर देगा। तो मेन जो सिस्टम है ये रिले के लिए लगाया गया है, तो रिले को सिग्नल देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बाकी ये जो सेंसर्स हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, देखिए सेंसर्स में हमने ऐसे उंगली रखा तो ये टक से ऑन होगी, रिले टक से ऑन होगी, दोनों रिले ऑन होंगी और यहाँ पर सिस्टम चालू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, देखिए अब ये M1 M2 का क्या काम है। M1 M2 का काम मुझे पहले जब मैंने सिस्टम को रिपेयर करना शुरू किया था तो उस वक्त मुझे लगा कि M1 M2 जो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो है सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं है, ये इसकी टाइमिंग के लिए है। ये देखिए दाना गिरने के बाद कितनी देर तक ये ऑन रहेगा, इसी की टाइमिंग के लिए है। अगर मैं इनको पूरा ऐसे बंद कर दूं, देखिए पूरा ऐसे बंद कर दूं तो यहाँ पर देखिए ऑन नहीं होगा, देखिए कट होगी, ये देखिए ऑन कर देगा ऑफ कर देगा। तो इसके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए है कि ये दाना गिरने के बाद कितनी देर तक लगभग ये चलेगा, इसलिए है। क्योंकि क्या होता है अगर दाना आपका इसमें ख़त्म हो गया तो तुरंत ही ऑफ नहीं हो सकता है, तुरंत ऑफ होगा तो जब तक अनाज आपका चक्की में पिसेगा नहीं, सही से पूरा निकलेगा नहीं, तब तक आपका है ना ये बंद नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपके M1 M2 को आपने कभी छेड़ना नहीं है। आप इसको देखिए लगभग 1 मिनट की इसमें टाइमिंग रखिए, लगभग 1 मिनट या फिर 30 सेकंड की इसमें टाइमिंग रखिए। तो लगभग इस पोटेंशियोमीटर को आधा करीब आपने रखना है, इतना आधा करीब इसमें रखना है। अब इसकी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ गई, देखिए जैसे ये ऑन हुआ लगभग 30 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक ये चलते रहेगा। अब जाके बंद हुआ। अगर मैं इसको और फुल कर देता हूँ तो लगभग 1 मिनट तक ये चलता रहेगा। देखिए इस तरीके से मैं फुल कर देता हूँ दोनों को तो 1 मिनट तक बढ़ता रहेगा, देखिए चलता रहेगा ये। तो ये है इसका M1 M2 का काम ये है कि इसकी टाइमिंग, जो इस मोटर की घूमने की टाइमिंग है उसको सेट करना है। मतलब स्पीड से कोई भी इससे मतलब नहीं है, टाइमिंग से है। तो M1 M2 को आपने समझा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जितना कंपनी के द्वारा दिया जाता लगभग इतना दिया जाता कंपनी के द्वारा, इतना ही मैंने सेट किया है। अब हम इस सर्किट को बाहर निकालेंगे और आपको पहले ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक कराऊंगा कि ये ट्रांसफार्मर लगभग कितने वोल्ट का है, क्या इस ट्रांसफार्मर को कभी फूक जाए तो क्या हम इसकी जगह पर दूसरा लगा सकते हैं, ये सब आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, एक ये और एक यहाँ पर। इन दोनों स्क्रू को खोल के आपको पहले दिखवाता हूँ। और ये जो कंट्रोलर है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही कंट्रोलर है, एक ऐसा कंट्रोलर भी आता है जो ना महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है, वो है ये वाला। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर ऐसी लगी हुई है। इस वाले माइक्रो कंट्रोलर की एक ख़ास बात है, इसके प्रोग्राम को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप अपने घर पे भी सेट कर, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटराइज्ड होता है पूरा, जो इन्वर्टर के अंदर ऐसी लगी हुई होती है, जो आर्डिनो के अंदर लगी हुई रहती है, जो यूपीएस के अंदर लगी हुई रहती है, जितनी भी माइक्रो कंट्रोलर ऐसी होती है ना, वो सभी की सभी प्रोग्रामेबल होती हैं, वही इसमें लगी हुई है। इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस कंट्रोलर को ऑन ऑफ करने वाला, 1 मिनट में 10 बार ऑन ऑफ करने वाला, 1 मिनट में 50 बार ऑन ऑफ करने वाला बना सकते हैं इसके अंदर प्रोग्राम डाल के। ये इसीलिए ये वाला कंट्रोलर महंगा है। लेकिन इसमें अदर IC भी मिल जाती है, जैसे LM339 इसमें भी है और N555 भी है और अलग से एक IC और लगी हुई है। लेकिन इसमें ये वाली IC लगने की वजह से ये जो है ना थोड़ा सा महंगा भी है और इसके प्रोग्राम को हम वो कर सकते हैं। बाकी इसको रिपेयर करना भी बहुत आसान है और बहुत कम चांसेज होते हैं इसके फूकने के और इन ICs के फूकने के। जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारे ट्रांसफार्मर में ही देखने के लिए मिलती है। चलिए इसको मैंने खोल लिया है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज दिखाता हूँ कि ट्रांसफार्मर कितना वोल्ट बना रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की 2 वायर लगी हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वोल्टेज चेक करवाता हूँ। इसे ऑन करते हैं और यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। कभी भी आपका ये सर्किट चालू नहीं होता या फिर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करनी है। ट्रांसफार्मर AC वोल्ट प्रदान करता है, तो आप इसको AC पर रखिए और उसके बाद चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स हैं,
तो यहाँ पर देखिए ये 16, 17 मे बी 18 वोल्ट, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल 18 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका कंट्रोलर कभी काम नहीं करता है तो सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मर की आपने वोल्टेज चेक करनी है। सबसे पहले आपकी 220 वोल्ट इसी में आती है और यही स्टेप डाउन करके आपके ये इसको चला रहा है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल ख़राब होगा तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं शो करेगा। अगर वोल्टेज शो नहीं करेगा तो आपका कंट्रोलर चलेगा ही नहीं। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर सही है और वहाँ पर काम फिर भी कंट्रोलर नहीं करा तो फिर अदर कंपोनेंट्स की चेकिंग करनी होगी, लेकिन सबसे पहला काम इसको ही चेक करने का रहता है। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर सही है जो कि 17-18 वोल्ट दे रहा। कभी ट्रांसफॉर्मर ख़राब हो जाता है तो 18 वोल्ट का आप ट्रांसफॉर्मर ला के डाल देंगे। एम्पियर ज़्यादा नहीं है, 1 एम्पियर तक का या फिर उससे कम एम्पियर का आप लाएंगे, मतलब 1 एम्पियर के समथिंग का ये ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रांसफॉर्मर और लगा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो यहाँ पर इसके ख़राब होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसे चेक कैसे करेंगे, इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको बजर की रेंज पे रख के ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये ग्रीन वायर को ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे इसमें, और ये जो रेड वायर है इनको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड वायर का 331 करीब इसमें आ रहा है। तो इसमें जो है ना, आप जब भी चेक करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ना, 2 पार्ट उसके होते हैं इंटरनली, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग आप चेक करेंगे। तो इसमें भी आपको बता दिया, और ये ट्रांसफॉर्मर का तो ऐसे आपको बता दिया ही है। इसमें भी अगर ऑफलाइन यानी कि कोल्ड आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। जो इसका जो है ना ये पीली वायर निकल रही है उसमें आपस में आपको कंटिन्यूटी इस तरीके से मिलनी चाहिए। सॉरी, इधर पे ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो इसका भी आपको बता दिया। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का भी बता दिया, LM339 आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मर चेक करेंगे, उसके बाद वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसको चेंज करके देखेंगे, नहीं तो उसके बाद ये रेक्टिफायर्स हैं उनको चेक कीजिए, कैपेसिटर चेक कीजिए, और ये 78-12 ऐसी 12 वोल्ट बना रही कि नहीं ये भी आप देख लीजिए। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रेगुलेटर ऐसी है, ये आपकी 12 वोल्ट इस तरीके से बनाएगी। इसके दाहिने हाथ का बीच की पिन ग्राउंड की रहेगी और दाहिने हाथ की है ना ये आपकी 12 वोल्ट की, और जो 12 वोल्ट है आपका ये LM339 ऐसी पे जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके थ्रू यहाँ पर देखिए LM339 के इस पिन पे जा रहा है, और यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ भी जा रहा है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम इसके 220 वोल्ट की बात करें, मैं पहले सभी कनेक्शन इसके हटा के आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ध्यान से दिखाता हूँ। ये सिर्फ रिले तक ही लगे हुए हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर आपका फेज न्यूट्रल जाता है, जो मेन फेज न्यूट्रल आ रहा है ये आ रहा है, और जो फेज न्यूट्रल आपको पलट के दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए फेज न्यूट्रल जो है ये और ये, बस ये और ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर को चला गया फेज न्यूट्रल, और दूसरा ही न्यूट्रल आपके आउट वाले न्यूट्रल से और उस मोटर के न्यूट्रल से भी कनेक्ट हो जा रहा है। देखिए इधर से भी कनेक्ट हो गया और उस मोटर के न्यूट्रल से भी ये कनेक्ट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट का न्यूट्रल यहाँ पर एक ही है ना। और यहाँ पर फेज की बात करें तो ये फेज जा रहा है हमारा इस पे, ये देखिए रिले पे, इस रिले पे और इस दोनों रिले पे जा रहा है फेज। देखिए इस रिले पे जा रहा है और इस रिले पे जा रहा है। तो ये जो रिले ऑन होगी ये दोनों आपस में अटैच होके ये इधर को ऑन करा देंगे। ये रिले देखिए, एक रिले आपकी ये दोनों है, एक रिले आपकी ये दोनों है। देखिए इधर से कनेक्ट होके यहाँ से आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल ये सर्किट है, बहुत ही साधारण ये सर्किट है। आपको मैंने यहाँ पर डिटेल से समझा दिया। बाकी ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं, ये ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर भी आप अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमसे ना बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आपको उसको जब भी फॉल्ट आएगा रिपेयर करना बताएं, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बता दी हैं। जो आप M1 M2 का पूछ रहे थे और जो बेसिक चीज़ें पूछ रहे थे वो सब मैंने आपको बता दी। टोटल मिला के आपका जो कंट्रोलर है बहुत ही आसानी से रिपेयर हो सकता है, क्योंकि ईजिली यहाँ पर अवेलेबल इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है इसमें मेन काम रिले का है कभी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है किस सेक्शन से देखी गई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ये ट्रांसफॉर्मर ख़राब होने की देखी गई है। तो ट्रांसफॉर्मर आपका मिल जाता है वो लगा लीजिए कभी ख़राब हुए। और दूसरी बात है ये रिले की, रिले भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होती हुई मिली है, क्योंकि रिले ही एक मेन है जो स्विच है। आपके घर में कभी लाइट नहीं आती है और स्विच में कभी स्पार्क होता है तो आप स्विच को चेंज कर देते हैं, तो वैसा इसमें रहता है। रिले के अंदर कभी लोड की वजह से स्पार्क होता है तो रिले ख़राब हो जाती हैं। तो रिले को ही आप एक बार चेंज करके देख लेना, सब कुछ सही है
तो एक बार रिले को चेंज करके देख लेना। तो रिले को चेंज करेंगे तो मे भी आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और ये जो कंट्रोलर हमारे पास एक नहीं बल्कि 50-60 कंट्रोलर आए थे, सबके सब हमने रिपेयर किए, किसी में भी सर्किट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम नहीं मिला। किसी में आपका ये ट्रांसफार्मर का मिला, तो किसी में ये रिले का मिला, और किसी में कुछ, लेकिन किसी में भी ऐसा नहीं है कि इन सर्किट्स में मिला होगा। बस बाहर से हमारा सॉल्व हो गया है। किसी में ट्रैक जला हुआ है रिले का, ये जो है ना लोड की वजह से ट्रैक जल जाता है कभी कभी, तो ये होता है। मोटर क्या है ना, एम्पियर कभी कभी क्या है ना, मोटर की प्रॉब्लम्स आ जाती है। मोटर में जो बड़ी मोटर लगी हुई है उसमें एम्पियर की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब लोड की मोटर में खराबी आ जाती है, कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, ज़्यादा एम्पियर लेने लगती है, तो लोड भाई उसको रिले करंट दे रहा है तो रिले में ज़्यादा वो लोड डालेगी तो रिले प्रॉब्लम इस तरीके से आने लगती है। तो रिले का भी आपको बताते हैं 12 वोल्ट की इनमें रिले लग रही हैं, देखिए। तो आई होप कि ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और उसका हम वीडियो बना देंगे। और बिना कंट्रोलर के आप चक्की चलाना सीखना चाह रहे हो तो उसका भी बता देना, आपको भी बता दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।